मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धान खरीद अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, आई फॉर्म स्वीकृत होने के 72 घंटों में फसल खरीद की अदायगी हो सुनिश्चित। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, सरकार के प्रयासों से पराली जलाने के मामलों में आई कमी। प्रदेश के किसान हो रहे हैं जागरूक। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार। यमुनानगर में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर सुहाग की रक्षा के लिए की कामना। और देश भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी। रिकवरी दर 92.09% पहुंची। मृत्यु दर घटकर हुई 1.49%। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 15 अक्टूबर से पहले का जितना भी भुगतान लंबित है उसे तत्काल जारी किया जाए। जिन किसानों को टोकन 14 नवंबर को दीपावली के दिन के जारी किए जा चुके हैं, उनकी वैधता 16, 17 व 18 नवंबर तक बनी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि धान खरीद की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान को धान खरीद की अदायगी 72 घंटों में करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड के सचिव से लेकर आड़ती, मिलर, ट्रांसपोर्टर हर किसी की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट मंडीवार, किसानवार और आड़तीवार तैयार किया जाना चाहिए और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति इसका अवलोकन कर सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जलापूर्ति प्रभारी मंत्रियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को हरियाणा की स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को आश्वासन दिया कि हरियाणा 31 दिसंबर 2022 तक प्रदेश के सभी 6,841 आबादीदेह गाँव में जल जीवन मिशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो टारगेट हमको दिया गया है कि 31/12/2022 तक हम लोग 100% ये ग्रामीण जल वितरण के जो कनेक्शन हैं ये सब हम दे देंगे। वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, 31 लाख हमारे ऐसे कनेक्शन देने का हमारा जो टारगेट है उसमें से 24 लाख के लगभग हमने पूर्ण कर लिया है, अर्थात 77% टारगेट हमने अचीव किया है। और इस वर्ष का जो टारगेट हमारा 7 लाख कनेक्शन का था उसमें से 5,20,000 कनेक्शन हम दे चुके हैं। और जैसा इन आंकड़ों से जानकारी हम सबको हो रही है कि हरियाणा का स्थान तीसरा या चौथा स्थान बनता है। हमारी प्रोग्रेस जो है वो संतोषजनक है, फिर भी हम इसको बहुत जल्दी पूरा करने का विश्वास दिलाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के 3 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के गांवों में 100% पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जारी मानदंडों के अनुरूप हरियाणा के 22 जिलों में से 18 जिले श्रेणी 1, 3 जिले श्रेणी 2 व 9 जिला श्रेणी 3 के मानदंडों में आता है। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि मेवात जिले में यमुना नदी से पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की योजनाएं शीघ्र बनाई जाएं। पूर्ण रूप से इसको जल यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो जल वितरण का कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाए। तो उसमें हमने अंबाला जिले को ऐसा छाटा है कि वो 26 जनवरी 2021 तक ये पूरा हो जाएगा और 31 मार्च 2021 तक भी 2 अन्य जिले कुरुक्षेत्र और पंचकुला ये जिले भी पूरे हो जाएंगे। और इसी प्रकार 31 मार्च 2021 तक जहाँ तक ब्लॉक्स की बात है, हमारे 142 ब्लॉक्स में से 17 ब्लॉक ऐसे हैं जो 100% और इन कनेक्शन से भरपूर हो जाएंगे। कुल 22 जिलों में से और 18 जिले तो कैटेगरी 1 में आते हैं, 3 जिले कैटेगरी 2 में आते हैं और मेवात कैटेगरी 3 में है। वहाँ पानी की सप्लाई जैसा आपने कहा बहुत यानी एक हमारा स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। हम यमुना नदी में से ही और जो पाइपलाइन ले जा करके वहाँ देने की प्रक्रिया इसकी शुरू की है और बहुत जल्दी वो सारा पूरा होने के बाद उस काम को हम शुरू करा देंगे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि इस बार प्रदेश में पराली जलने के मामले बेहद कम सामने आए हैं क्योंकि प्रदेश में किसान जागरूक हो चुका है। चंडीगढ़ में आज पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने कहा कि खेतों में पराली को जलाने से बचाने के लिए
हमने मशीनों सहित कई प्रबंध किए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पराली बेचना आज किसान के लिए फायदे का सौदा हो चुका है और सरकार इसकी खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के लिए हमारी सरकार हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि बड़ौदा में मतदान विकास को लेकर हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा का विकास गुरुग्राम की तर्ज पर किया जाएगा। ये मतदान विकास के लिए हुआ है। मतदाता भ्रमित नहीं हुआ और उसने दब के भारतीय जनता पार्टी जजपा के कैंडिडेट जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी पहलवान हैं भाई योगेश्वर दत्त, उसके लिए मतदान किया है। बड़ौदा हल्का बहुत लंबे वक्त के बाद बनी बनाई सरकार के अंदर एक योग्य विधायक को भेजकर विकास की रफ्तार में भागीदारी बनेगा और निश्चित तौर पर बड़ौदा का और गोहाना का विकास गुड़गांव की तर्ज पे होगा। बहुत थोड़े मामले हुए हैं इस पराली के। हरियाणा का एग्जैक्ट नंबर तो मैंने ध्यान नहीं किया क्योंकि मैं इलेक्शन में कल तक बिजी था, लेकिन हरियाणा का किसान बड़ा जागरूक हो गया है, खुद ही पर्यावरण के प्रति, मौसम के प्रति जागरूक है। और प्रदेश भर में आज करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार कोरोना महामारी ने पर्व के प्रति आस्था और उल्लास को सीमित कर दिया है। इसका थोड़ा प्रभाव पारंपरिक पूजन, श्रृंगार, आभूषण और कपड़ों पर दिख रहा है। यमुनानगर में महिलाओं ने परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना कर अपने सुहाग की रक्षा की कामना की। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला रहा जाता है। व्रत में महिलाएं श्रृंगार करती हैं और दोपहर व शाम को कथा सुनती हैं। रात में चांद के दर्शन करने के बाद अपना व्रत संपूर्ण करती हैं। करवा चौथ है एंड वैसे इंडिया में आप पूछें हर लेडी को, जो मैरिड लेडी होगी, चाहे उनका फर्स्ट करवा चौथ हो या 5th करवा चौथ हो या 50th करवा चौथ हो, सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपने करवा चौथ के लिए। एंड मेरा फर्स्ट है तो मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटमेंट रहती है सजने की, मेहंदी लगाने की, न्यू ड्रेसेस पहनने की एंड गिफ्ट्स मिलते हैं अपने हस्बैंड से। सो इट्स अ वेरी लाइवलीहुड फेस्टिवल इन इंडिया। सारा दिन व्रत रखते हैं, निर्जला और कुछ खाते भी नहीं है। रात को जब चांद आता है उस टाइम हम जो है वो अपना व्रत खोलते हैं और अपने सास ससुर का जो है वो दिन में हम इसमें पूजा भी करते हैं, थाली बटाते हैं हमारे में। और उसके बाद हम रात को जो है वो चांद को देख के अपने पति के हाथों से पानी पीते हैं और फिर उसके बाद चांद को अर्घ देते हैं। उसके बाद बस इतना ही होता है और फिर पूजा करते हैं हम लोग। करवा चौथ पे हम लोग जैसे मेकअप करते हैं तो हमें सोचते हैं कि हर बार हम कुछ नई ज्वेलरी पहने, तो मेरे को ज्वेलरी का बहुत शौक है। करवा चौथ पे तो मैं हमेशा नई ज्वेलरी खरीदती हूँ। लेडीज़ जैसे अब आजकल बहुत ही करवा चौथ बहुत डिफरेंट वे में मनाने लगे हैं, चेंज हो गया है ट्रेंड। तो मेकअप करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं और सरगी करते हैं हम सुबह उठ के करवा चौथ पे। और बस इसी तरह से हम लोग फिर चांद का वेट करते हैं, चांद निकलता है उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं। इस दिन समाचार में लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना महामारी से अब तक 76 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 53,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना रिकवरी दर बढ़कर 92.09% हो गई है। देश में मृत्यु दर घटकर 1.49% रह गई है। वहीं प्रदेश में भी कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,56,000 से अधिक हो गया है। रिकवरी दर 91.20% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.06% रह गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 13,338 है।
मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सीआईडी ने 2018 में वास्तुकार अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने लोकतंत्र को एक बार फिर शर्मिंदा किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। ये हमें आपातकाल की याद दिलाता है। स्वतंत्र प्रेस पर इस हमले का जरूर विरोध होना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस घटना की निंदा करते हुए अपने ट्वीट में कहा, मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। ये इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को प्रेस की आजादी पर हमला बताया। उनकी आज गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और ये प्रेस की आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला है। हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी, इंसान की आजादी, न्यायपालिका की गरिमा। और प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे। आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सना योग कोई बात हो नहीं सकती। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के चलते दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे बचने के लिए हमें वन एवं वृक्षों के अधीन क्षेत्र को बढ़ाना होगा, क्योंकि पर्यावरण, प्रकृति और जैव विविधता का एक दूसरे के पूरक हैं। केंद्र सरकार द्वारा वन एवं वृक्षों के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्यों को वर्ष 2024-25 तक दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ आमजन को भी सहयोग करना होगा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य में आगामी 3 वर्षों में कुल वन और वृक्षों के तहत क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर 20% तक करने का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर राज्य के 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएंगी और लगातार हर वर्ष इतने ही गांवों को पौधारोपण के तहत लिया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि अब विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हरियाणा इन सभी योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करे और समय से पहले पूरा करे। प्रदेश सरकार ने हिसार जिले के किसानों को खरीफ 2019, रबी 2019-20 और रबी 2020 सीजन के दौरान ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे का भुगतान करने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दे दी है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त संजीव कौशल ने बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि खरीफ 2019 और रबी 2020 के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए और रबी 2019-20 के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धान खरीद अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, आई फॉर्म स्वीकृत होने के 72 घंटों में फसल खरीद की अदायगी हो सुनिश्चित। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, सरकार के प्रयासों से पराली जलाने के मामलों में आई कमी, प्रदेश के किसान हो रहे हैं जागरूक। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार। यमुनानगर में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर सुहाग की रक्षा के लिए की कामना। और देश भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी। रिकवरी दर 92.09% पहुंची। मृत्यु दर घटकर हुई 1.49%। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।